वियन्ना जनरल हॉस्पिटल का मैटरनिटी वार्ड। एक और औरत दर्द से कर्रा रही है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, सांसें टूट टूट कर आ रही है। बेड के पास खड़ी एक नर्स उसकी नब्ज देखती है, फिर धीरे से आंखें झुका लेती है। रूम में कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सब समझ रहे हैं ये वही बुखार है, चाइल्ड बेड फीवर। कल भी एक मां मरी थी, उससे पहले 3, उससे पहले 5। इस वार्ड में बच्चे पैदा तो हो रहे थे, पर उन्हीं बिस्तरों पर माएं दम तोड़ रही थी। कॉरिडोर के दूसरे एंड पर एक यंग डॉक्टर तेज कदमों से चल रहा है। उसकी आंखों में बेचैनी है। वो रिकॉर्ड्स पकड़े हुए हैं, टेबल्स, नंबर्स, डेथ काउंट्स। वो परेशान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ही दिनों में वो एक ऐसी बात समझने वाला है जो लाखों जानें बचाएगी, जो मेडिकल हिस्ट्री में एक क्रांति बन जाएगी। पर इस सब के लिए वो डॉक्टर बहुत भारी कीमत चुकाएगा। जिस आदमी ने मेडिकल फील्ड में एक क्रांति की नींव रखी, उसी आदमी को मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट ने पागल, एरोगेंट और डेंजरस कहकर बर्बाद कर दिया। आखिर कैसे? एक डॉक्टर जो सही था, वो अपने ही जमाने में कैसे हार गया? उसका दिया हुआ एक सिंपल और इजी सॉल्यूशन इतना असहनीय क्यों हो गया मेडिकल फैटर्निटी को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी कभी नॉलेज का सबसे बड़ा दुश्मन इग्नोरेंस नहीं, ईगो होता है? हेलो यूपीएससी वॉरियर्स एंड वेलकम टू माय एसे वैल्यू एडिशन सीरीज, जिसमें मैं कुछ ऐसी कहानियां लेकर आ रहा हूं जो आपके ऐसे कंटेंट को एनहांस और एनरिच करेगी। बहुत दफा स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि उनके पास ऐसे के लिए अच्छे एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, केस स्टडीज, बुक रेफरेंसेस वगैरह नहीं है, जिस वजह से अक्सर उनके एसेज बहुत ही डल और इनसिपिड लगने लगते हैं। इसीलिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं ये सब कुछ तो होगा ही, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इनको इस्तेमाल किया जा सकता था प्रीवियस ईयर्स टॉपिक्स में। प्रीलिम्स के इमीडिएटली बाद 26 मई को हम सीक्रेट सॉर्स ऑफ ऐसे राइटिंग ये सेशन भी करने जा रहे हैं, और 27 मई से हम नई बैच शुरू करने जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी। आज इस पहले एपिसोड में हम चलते हैं 1840s के यूरोप में, जो बाहर से बहुत ही सिविलाइज था। नए पॉलिटिकल आइडियाज, एम्पायर्स, यूनिवर्सिटीज, म्यूजिक, साइंस, इन सब की यूरोप में धूम मची हुई थी। और इस सब के बीच था एक बहुत ही खूबसूरत शहर वियन्ना, हैब्सबर्ग एम्पायर का दिल, यूरोपियन कल्चर का कैपिटल, मेडिकल एडवांसमेंट्स का गढ़। ऐसा प्रतीत होता था कि साइंस अब अंधविश्वास को हरा रही है। लेकिन इस चमक के नीचे एक अंधेरा था। हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन का कंसेप्ट प्रैक्टिकली समझा ही नहीं गया था। बैक्टीरियाज का नाम तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। उस दौर की डोमिनेंट थियरी थी मायास्मा। मायास्मा यानी बीमारी जो है ये हवा से फैलती है, बैड स्मेल से, टॉक्सिक वेपर से वगैरह। इसी दुनिया में 1818 में हंगरी में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम है इग्नाज सेमेलवाइस। यूरोप उस दौर में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से गुजर रहा था। इग्नाज जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे वो खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन उनके हाथों पॉलिटिकल नहीं, मेडिकल क्रांति होना लिखा था। वो स्मार्ट थे, ऑब्जर्वेंट थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वो पैटर्न देख लेते थे जहां और लोग सिर्फ रूटीन देखते थे। 1846 में वियन्ना जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल क्लिनिक में वो ज्वाइन कर लेते हैं, और वहीं से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग का आगाज होता है। हॉस्पिटल में 2 मैटरनिटी क्लिनिक थे। फर्स्ट क्लिनिक जहां डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते थे। सेकंड क्लिनिक जहां मिडवाइव्स ट्रेन होती थी। दोनों एक ही हॉस्पिटल का हिस्सा थे। दोनों जगह महिलाएं आती थी और दोनों ही जगह डिलीवरी होती थी, लेकिन एक टेरिफाइंग डिफरेंस था। फर्स्ट क्लिनिक में चाइल्ड बेड फीवर से मरने वाली औरतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, कभी कभी इतनी ज्यादा कि महिलाएं लिटरली सड़कों पर बच्चा पैदा करना प्रेफर करती थी, पर फर्स्ट क्लिनिक में एडमिट होना नहीं, जहां डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। डॉक्टर इग्नाज इससे परेशान थे
कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या वार्ड्स में वेंटिलेशन अलग थी? क्या प्रीस्ट के गुजरने की रिचुअल से विमेन साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रही थी? क्या बर्थिंग पोजीशंस डिफरेंट थी? क्या ओवर क्राउडिंग ज्यादा हो रही थी? डॉक्टर इग्नास एक एक पॉसिबिलिटी को टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने प्रीस्ट का रूटीन बदला, डिलीवरी पोस्चर्स को देखा, वार्ड अरेंजमेंट्स कंपेयर किए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में सोचा, लेकिन कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा था। डेटा उनके सामने था, लेकिन आंसर जैसे किसी कोहरे में छुपा था। फिर 1847 में एक घटना हुई, एक एक्सीडेंट, और वहीं से इस कहानी में मोड़ आ जाता है। सेमेलवाइज के कलीग डॉक्टर जेकब, जो कि प्रोफेसर और पैथोलॉजिस्ट थे, वो एक्सीडेंटली मारे जाते हैं। ऑटोप्सी के दौरान एक स्टूडेंट के स्कैल्पल से उनकी उंगली में एक कट आया, छोटा सा, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें बुखार चढ़ा, बॉडी इन्फ्लेम्ड होने लगी, ऑर्गन्स जवाब देने लगे, और देखते ही देखते उनकी मौत हुई। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट डॉक्टर इग्नास ने देखा तो वो भौंचक के रह गए। सिम्टम्स वही थे, एग्जैक्टली वही जो मैटरनिटी वार्ड में मर रही महिलाओं में देखे जा रहे थे। यहां तो एक प्रोफेसर थे जो प्रेग्नेंट भी नहीं थे ऑब्वियसली, फिर भी उनकी मौत का पैथोलॉजिकल पैटर्न बिल्कुल उन मदर्स की जैसा ही था। और तब डॉक्टर सेमेलवाइज को एक बल्ब ऑन मोमेंट मिला। उन्होंने दो अलग अलग दुनियाओं को कनेक्ट कर दिया। जैसे डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स वो समझ गए, सुबह जब ऑटोप्सी रूम में जाते हैं और डेड बॉडीज को डाइसेक्ट करते हैं, फिर वहीं से बिना प्रॉपर क्लीनिंग के मैटरनिटी वार्ड में आते हैं, तो वो इंफेक्शंस कैरी करते हैं। वो पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशंस करते हैं, लेकिन ये सब कुछ मिडवाइफ्स नहीं कर रही थी। वो ऑटोप्सी नहीं करती थी, यानी वो इंफेक्शंस कैरी नहीं कर रही थी। डिफरेंस हवा में नहीं था, डिफरेंस बिल्डिंग में भी नहीं था, भगवान की मर्जी में भी नहीं था, डिफरेंस था डॉक्टर्स के हाथों में, फिगरेटिवली एंड लिटरली। सेमेलवाइज ने इसे कैडावेरस पार्टिकल्स का नाम दिया, यानी डेड बॉडी के टाइनी पार्टिकल्स, इनविजिबल मैटर, क्योंकि उस दौर में बैक्टीरिया का कंसेप्ट अभी डेवलप हुआ ही नहीं था। माइक्रोस्कोप बेस्ड जर्म थ्योरी अभी मेन स्ट्रीम नहीं हुई थी। लेकिन सेमेलवाइज ने मैकेनिज्म के कोर को समझ लिया था। वो समझ गए थे कि माइक्रोब का नाम भले से हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो चेन बहुत ऑब्वियस थी। डेड टिश्यू से कंटामिनेशन, हैंड्स के थ्रू ट्रांसफर, फिर बॉडी में इंफेक्शन, फिर फीवर, और फिर मदर्स की मौत। डॉक्टर इग्नास ने फौरन एक प्रैक्टिकल ऑर्डर निकाला। मैटरनिटी वार्ड में एंटर करने से पहले हर डॉक्टर और स्टूडेंट को क्लोरीनेटेड लाइम सॉल्यूशन के साथ हाथ धोने होंगे। सिंपल हैंड वॉशिंग, बस इतना ही। ना कोई एक्सपेंसिव मशीन, ना कोई ग्रैंड सर्जरी, ना कोई रॉयल रिफॉर्म, सिर्फ हाथ धोना। और जो आगे हुआ उसने सब बदल दिया। वॉश प्रोटोकॉल के बाद डेथ रेट ड्रामेटिक तरीके से नीचे आ गया, कुछ ही पीरियड में 1% के आसपास, कभी कभी उससे भी नीचे। एक हॉस्पिटल वार्ड में एक सिंपल चेंज ने मौत का पैटर्न तोड़ दिया। अब आप सोचिए दोस्तों, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर्स टॉपिक, आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। क्या आप देख सकते हैं कि डॉक्टर इग्नास का आइडिया बहुत ही सिंपल था। क्या ये केस स्टडी और स्टोरी हमारे इन एसेस की शुरुआत में इस्तेमाल की जा सकती है, या बीच में कहीं एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर इग्नास का ये स्टेप आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। या एक और टॉपिक देखिए, जैसे इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मुंडेन, कुछ सालों पहले का टॉपिक। इस टॉपिक का एसेंस भी यही कहता है। डॉक्टर इग्नास वही मुंडेन चीज देख रहे थे, कांस्टेंट डेथ्स, लेकिन उन्होंने उसमें से कुछ नया खोज कर निकाला। और नॉर्मली यहां स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए। ट्रुथ डिस्कवर्ड, लाइफ सेव्ड, द डॉक्टर शुड हैव बीन सेलिब्रेटेड। लेकिन हिस्ट्री इतनी काइंड नहीं होती। सेमेलवाइज ने जो प्रपोज किया था वो सिर्फ एक मेडिकल करेक्शन नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल इंसल्ट थी। क्योंकि अगर डॉक्टर सेमेलवाइज सही थे तो इसका मतलब था कि दूसरे डॉक्टर्स खुद अपने पेशेंट्स को मार रहे थे। उनके हाथ, उनका प्रोफेशन, उनका प्रेस्टीज एक इनविजिबल स्लॉटर का हिस्सा था। और यह बात हजम करना आसान नहीं था। डॉक्टर्स को यह बात बड़ी नागवार हुई। एक रिलेटिवली जूनियर हंगेरियन फिजिशियन, उस जमाने में ये
रेसिस्ट नेशनलिस्ट जो है वो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते थे। एक ऐसा डॉक्टर जो किसी और नेशनैलिटी से बिलोंग करता है वो हमें किलर कह रहा है। सीनियर फिजिशियंस इससे बहुत ऑफेंड हुए। किसी ने ये कहा कि ये थ्योरी साइंटिफिक नहीं है, कुछ को ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगा और कुछ ने सिर्फ इसको इग्नोर करना चाहा। साइंस की दुनिया को हम अक्सर न्यूट्रल और रैशनल समझते हैं, लेकिन ये बात सच है कि इंस्टीट्यूशंस भी चाहे साइंटिफिक ही क्यों ना हो ह्यूमन से बनी है, और ह्यूमंस में होते हैं ईगो, हायरार्की, नेशनल प्रेजुडाइस, करियर इनसिक्योरिटी होती है। आप देख सकते हैं कि ये स्टोरी ट्रुथ हैज नो कलर, ये जो टॉपिक पूछा गया था पिछले साल, उससे कितनी रिलेट करती है। डॉक्टर इग्नास जो कह रहे थे इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, हिज स्टेज, हिज नेशनैलिटी, वो बात हकीकत थी, बट इसके बावजूद डॉक्टर्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं हुई। इंडीड हैज नो कलर, बट वी ह्यूमन बींग्स वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस, वी हैव आवर ओन बायसेस एंड प्रेजुडाइसेस। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्टोरीज मोल्ड करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे एसेज में। कमिंग बैक टू डॉक्टर सेमेलवाइज, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। उन्होंने एंग्री लेटर्स लिखना शुरू किया। वो अपने कलीग्स पर इल्जाम लगाने लगे कि वो जानबूझकर मदर्स को मरने दे रहे हैं। उनका गुस्सा समझ में भी आता है, पर स्ट्रेटेजी सही नहीं थी। जितना ज्यादा एविडेंस वो प्रोवाइड कर रहे थे उतना ज्यादा इंस्टीट्यूशंस और रिजिड हो रही थी। सेमेलवाइज ने रिजल्ट तो दे दिया था, लेकिन उनके पास उस रिजल्ट का एक्सेप्टेबल साइंटिफिक फ्रेमवर्क नहीं था। लुई पाश्चर अभी आने वाले थे, जोसेफ लिस्टर की एंटीसेप्टिक रेवोल्यूशन अभी बाकी थी। यानी सेमेलवाइज सच के बहुत करीब तो थे, पर उस जमाने का जो साइंस था उसके पास अभी वो लैंग्वेज नहीं थी उस सच को एक्सेप्ट करने के लिए। सेमेलवाइज फ्रस्ट्रेट हो गए और वो बुडापेस्ट चले गए। वहां एक और हॉस्पिटल में उन्होंने यही प्रोटोकॉल इंस्टीट्यूट किया और फिर वही रिजल्ट दिखा। डेथ्स अगेन वेंट डाउन। प्रूफ फिर से एक बार सामने था, लेकिन लार्जर यूरोपियन मेडिकल कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसकी वजह से बहुत सारी इनोसेंट मदर्स की लाइव्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती रही। क्योंकि ट्रुथ जो है वो सर्वाइव करने के लिए सिर्फ करेक्टनेस नहीं, कम्युनिकेशन, टाइमिंग और इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस भी डिमांड करता है। कई साल गुजर गए और इस बीच डॉक्टर सेमेलवाइज और ज्यादा बेटर होते चले गए। वह आदमी जो मदर्स को बचाना चाहता था अब खुद आइसोलेशन में डूब रहा था। यहां से उनकी स्टोरी और ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। उनकी मेंटल हेल्थ डिट्यूरेट होने लगी। एग्जैक्ट डायग्नोसिस आज भी डिबेटेड है। कुछ कहते हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, न्यूरोकॉग्निटिव डिक्लाइन या कुछ और। उन्हें वियना के एक मेंटल हेल्थ असाइलम में ले जाया गया। कहा गया कि उनकी ट्रीटमेंट वहां की जाएगी, बट कुछ अकाउंट्स बताते हैं कि वहां उन्होंने रेजिस्ट किया, जिस दौरान वो जख्मी हुए, उनके वुंड्स इन्फेक्ट हुए और 2 हफ्तों के अंदर डॉक्टर इग्नास की मौत हो गई। आइरनी देखिए कि वो व्यक्ति जो इन्फेक्शन के इनविजिबल थ्रेट को सबसे पहले समझ गया था, वो खुद इन्फेक्शन के बीच मारा जाता है। एज सिर्फ 47 साल। सेमेलवाइज के बाद पाश्चर ने माइक्रोब्स को साइंटिफिकली एस्टैब्लिश किया, लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी को रिफाइन किया, जर्म थ्योरी एक्सेप्ट हुई और हैंड हाइजीन मॉडर्न मेडिसिन का एक फाउंडेशन बन गई। जो आदमी कल तक डिफिकल्ट, हिस्टेरिकल और मिसगाइडेड लग रहा था, आज मेडिसिन के लिए वो एक प्रॉफिट दिखने लगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सेमेलवाइज ने अपनी लाइफ टाइम में वो रिस्पेक्ट नहीं देखी जिसके वो हकदार थे। आज हम जब सिंक के पास खड़े होते हैं और सोप रब करके हमारे हाथों को धोते हैं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये एक ऑर्डिनरी एक्ट लग सकता है, लेकिन इस ऑर्डिनरी एक्ट के पीछे सेंचुरीज की एरोगेंस, डेथ, रेजिस्टेंस और डिलेड लर्निंग छुपी हुई है। सेमेलवाइज की स्टोरी सिर्फ एक डॉक्टर की स्टोरी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंडनेस की स्टोरी है, ये डेटा और ईगो के कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी है। ये बताती है कि कभी कभी ट्रुथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ट्रुथ एम्बैरेसिंग होता है। सेमेलवाइज की लेगेसी का एक फ्रेज भी बना, सेमेलवाइज रिफ्लेक्स। सेमेलवाइज रिफ्लेक्स का मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी नए आइडिया को रिजेक्ट कर देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को चैलेंज करता है। डॉक्टर इग्नास सेमेलवाइज ने कोई एम्पायर नहीं जीता, कोई बैटलफील्ड भी नहीं कमांड की, कोई तख्त या ताज नहीं हासिल किया,
लेकिन इतिहास उन्हें सेवियर ऑफ मदर्स के नाम से हमेशा याद रखेगा। कभी कभी हिस्ट्री के रेवोल्यूशनरी मोमेंट्स शोर शराबे के साथ नहीं आते। कभी वो एक वार्ड के कोने में क्लोरीन की स्मेल के बीच भीगे हाथों से शुरू होते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर ऐसी ही एक और कहानी के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत लेता हूं।